एक सब्सक्राइबर को रजिस्टर करने की परमिशन देता है। लिमिट के बाद उसी नाम पर दिया गया नया कनेक्शन बल्क कनेक्शन के अंदर आता है। इसका मतलब ये कि कमर्शियल पर्पस के लिए दिया गया है ये कनेक्शन, और इस वजह से आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपके नाम पर कितने सिम रजिस्टर्ड है। और इसके लिए आपको टैपटॉप पोर्टल, जिसमें टैपटॉप.dg टैपटॉप। नमस्कार मित्रों, ग्लोबल टीवी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज उन कुछ खास खबरों की तरफ आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं, आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, जहां पर कि भारतीय मीडिया ने कुछ ज़्यादा ही फोकस नहीं किया है, या उन खबरों का जो लबोलुआब है, जो सारांश है, जो निष्कर्ष है, उसको निकालने में उन्होंने कुछ गलती की है। देखिए, पहली खबर पे मैं आता हूं, वो है भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो 3 कृषि कानून थे उनको वापस ले लिया है। अब इसको कई लोग कई तरह से ले रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि किसानों के दबाव में आकर जो 1 साल से उन्होंने पूरे देश का घेराव किया था, विशेषकर पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उस दबाव में आकर उन्होंने वो 3 कृषि कानून, फार्म लॉज वापस किए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये कृषि कानून वापस किए हैं। लेकिन इस सबसे अलग अगर आप देखेंगे, तो जब भारतीय प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी उन्होंने ऐसे किसी दबाव को महसूस ना करते हुए कई सारे ऐसे औद्योगिक कानूनों को तिलांजलि दी थी, जो जनता के हित में, जो व्यापक जनता के हित में नहीं थे। लॉ मेकर्स होते हैं, उनसे कई दफे कई सारी त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं, और एक देश का, राज्य का शीर्ष नेतृत्व होने के नाते जब उन्हें लगता है इसमें कुछ गलती है, कुछ खामी है, तो उस पर फिर वो दूसरे तरह से फैसला लेते हैं। इस कृषि कानूनों के पास होने से, हालांकि मैं फिर वही कह रहा हूं कि इन कृषि कानूनों के नुकसान और नफे के बारे में ना तो राकेश टिकैत को पता है और ना ही उनके साथ प्रदर्शन कर रहे लोगों को। लेकिन ये कृषि कानून कहीं ना कहीं, जहां एक तरफ आर्थिक सुधार लाते, वहीं पर दूसरी तरफ ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाते। और ये सब देखते हुए कि किसी तरह का दोहन ना होने पाए किसानों का, और बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे किसानों का दोहन ना करने पाए, नरेंद्र मोदी ने इन कृषि कानूनों को वापस किया है। एक तरफ हमारे पास ये था कि हमें देश को बहुत सारी मुद्रा मिलती इन कृषि कानूनों के जरिए, और दूसरी तरफ ये था कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो दबाव होता उसके सामने झुकना था, और तीसरा ये था कि किसानों का हित। इन 3 मुख्य बातों को ध्यान में रखते हुए कृषि कानूनों को वापस दिया गया है। बाकी आप उसको चुनाव से जोड़ना चाहें, किसानों के दबाव से जोड़ना चाहें, या किसी और चीज से जोड़ना चाहें, तो ये आपकी मर्जी है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। चुनाव कुछ ही राज्यों में हो रहे हैं, और किसान कानून पूरे देश के लिए थे, इसलिए जाहिर सी बात है इसको चुनाव से नहीं जोड़ा जा सकता। दूसरी बात, किसानों का दबाव जो आप कह रहे हैं, कई सारे रास्ते थे। किसान खुद कह रहे थे कि अगर हमारी बातें मान ली जाएंगी तो हम आंदोलन वापस ले लेंगे। अब ये देखने वाली बात है कि क्या ये किसान बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ में खेल रहे हैं, क्योंकि जहां तक कल राकेश टिकैत के बयान का सवाल है, उन्होंने कहा है कि लखनऊ में एक महापंचायत आयोजित की जाएगी। तो जहां पर ये सारी राजनीति फार्म लॉज को लेकर नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल ही जड़ से खत्म कर दी है, वहीं दूसरी ओर किसान
अब इस बात को इसलिए जिंदा रखना चाहते हैं कि वो राजनीतिक फायदा विपक्षी पार्टियों को पहुंचाना चाहते हैं, और ये बात जनता बहुत अच्छे से समझती है। अब ना तो प्रदर्शन का कोई औचित्य है, ना धरना का, ना देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का, और ना ही दैनिक कार्यकलाप, जो ऑफिस जाने वाले, दफ्तर जाने वाले लोग हैं, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, जो रोजमर्रा का काम करने वाले हैं, जो सड़कों पर यातायात है, उनको घेरने की जरूरत है। ऐसे में अब अगर कोई भी किसान आंदोलन करते हैं तो ये बात जनता के सामने जाहिर हो जाएगी कि वो विपक्षी पार्टियों के हाथ में या किसी प्रेशर ग्रुप के हाथ में, किसी बाहरी एजेंसियों के हाथ में वो खेल रहे हैं। ये सीधी सी बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम आते हैं दूसरी खबर पर, जिसे भारतीय मीडिया ने डंप कर दिया। बहुत ही खास खबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर, जो अमेरिका का एक बहुत ही सरकारी रिलीजियस फ्रीडम पर निगाह रखने वाला विभाग है। एक तो ये है सीनेट कमेटी फॉर रिलीजियस फ्रीडम, और उसी के साथ ही एक है सीपीसी, एक है जो एक लिस्ट जारी करता है, वहाँ का विदेश मंत्रालय, कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, मतलब जहां पर रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। इस लिस्ट में उन्होंने कई सारे देशों को रखा है। इसमें पाकिस्तान है, चाइना है, रसिया है, तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, और कई सारे देश हैं, इथ्रिया है, अफ्रीका के और कई सारे देश हैं, बर्मा है, जहां पर यह माना जा रहा है कि वहां रिलीजियस फ्रीडम को लेकर स्वतंत्रता नहीं है, लोग अपने धर्म का सही तरीके से पालन नहीं कर पाते। जो यहां के भारत के कई सारे लोग हैं, नामचीन लोग, प्रेशर ग्रुप्स, उन्होंने उस कमेटी के सामने ये दरख्वास्त की थी कि भारत को भी इस लिस्ट में शामिल किया जाए, क्योंकि यहाँ के माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को ये लगता है कि यहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में। और इनके अनुरोध पर उस कमेटी ने विदेश मंत्रालय और प्रेसिडेंट जो बाइडेन को ये दबाव बनाया कि भारत का नाम भी शामिल किया जाए। लेकिन एंटोनी ब्लिंकन, जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, और जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने ये बात सिरे से खारिज कर दी और भारत का नाम इस लिस्ट में शामिल करने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया। अब ऐसे में ये बात लाजमी है कि जिन लोगों ने दरख्वास्त की थी, भारत के या पड़ोसी देश पाकिस्तान के लोगों ने, उनको इस बात से परेशानी हुई हो, और लिहाजा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से पूछा, या उस कमेटी से पूछा, कि भारत का नाम इस लिस्ट में शामिल क्यों नहीं है, जिसका उन्हें जवाब नहीं मिला। तो जाहिर सी बात है, वो कमेटी ये मानती है कि भारत में अभी भी धार्मिक स्वतंत्रता है, और जो लोग ये मानते हैं कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, उन्हें चीन में मुसलमानों की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए, और बाकी धर्मों की जो स्थिति इस्लामिक देशों में है, खासकर जो पाकिस्तान में माइनॉरिटी की स्थिति है, उस पर वो तो फाटा की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान पहले से ही है, और ये सवाल उठता रहता है, जो आतंकवादियों को प्रश्रय देता है, जो कट्टरपंथिता को प्रश्रय देता है। इसके अलावा कई सारे तालिबान इस लिस्ट में शामिल है, ईरान शामिल है, कई सारे देश शामिल है जहां माना जाता है कि वहां की माइनॉरिटी को धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। इस लिहाज से अगर हम देखें तो कोई भी ये बता सकता है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता कहीं बहुत अच्छे स्थिति में है। अब वो आप चाहे यहाँ से, यहाँ की माइनॉरिटीज दरख्वास्त करें,
या वो दबाव डालाएं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के जरिए, या सीधे कमेटी को लिखें कि भारत का नाम भी शामिल किया जाए। तो उस कमेटी ने और उस कमेटी के अध्यक्ष एंटोनी ब्लिंकन ने और प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने तो इस बात से सिरे से इनकार कर दिया है भारत का नाम शामिल करने से। और वैसे भी अगर कोई आता है भारत में, कोई भी टूरिस्ट आता है, कोई भी आता है, देखता है, तो यहाँ ये पता चल जाएगा कि यहाँ मुसलमान किस हद तक स्वतंत्र हैं और किस तरह से और धर्मों के लोगों को स्वतंत्रता अपने धर्म को मानने के लिए मिली हुई है। ये तो रही दूसरी खबर। तीसरी खबर पे आते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिर वहीं से खबर ने एक जो कुलभूषण जाधव को बगैर किसी सबूत के वहां पे भारतीय नागरिक को अरेस्ट किया गया है ईरान के जरिए, जब वो कहीं बिजनेस करने जा रहे थे तो उन्हें आईएसआई के कुछ लोगों ने जबरदस्ती अगवा कर लिया था और फिर वो पाकिस्तान के आर्मी कोर्ट पे उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया। तो अब जाके, और ये कोई बहुत भलमनसाहत में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा, आज से 2-3 साल पहले जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसकी 10 जजों की बेंच ने पाकिस्तान को ये कहा था कि कुलभूषण जाधव को अपील करने का अधिकार दिया जाए, अपने जो काउंसलर हैं उनसे मिलने का अधिकार दिया जाए। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अब जाके ये बात मानी है कुलभूषण जाधव को अपने पक्ष में, उनकी जो अवैध गिरफ्तारी हुई है उस पे अपना पक्ष रखने के लिए अपील दायर करने का मौका दिया गया है। हालांकि ये बात भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के 10 जजों की बेंच के आदेश के बाद अब जाके लागू हो रही है और इस पर भी वहां का अपोजिशन, वहां की आर्मी, वहां की एजेंसी इमरान खान का विरोध कर रही है। तो ये 3 खबरें बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और भी कई सारी खबरें आपके साथ शेयर की जाएंगी। अभी इन 3 खबरों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना जरूरी था। और अगले एपिसोड में, जैसे मैंने कहा था, किताबों की श्रृंखला शुरू हुई है, उस पर विवेचना चल रही है। जो मेरे द्वारा लिखी गई किताबें हैं 25, उन पर विवेचना चल रही है। जो और लेखक हैं, जैसे मैंने कहा, मैं श्री मधुकर उपाध्याय की किताब बापू का भी पाठ कर रहा हूँ, उसको भी पढ़ रहा हूँ आपके सामने। ये सारी बातें चलेंगी अलग अलग सीरीज में, बापू का अलग सीरीज में होगा और जो मेरी 25 किताबें हैं उसका इसी सीरीज में होगा। और इसके अलावा समसामयिक विषयों पर चर्चा होगी ग्लोबल टीवी के इस नए कलेवर में। और अब आप ग्लोबल टीवी को gloadvisor.com यूट्यूब पर देखने के अलावा, फेसबुक पे देखने के अलावा, ट्विटर पर देखने के अलावा, लिंक्डइन पर देखने के अलावा, अब आप इसे gloadvisor.com वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, द ग्लोबल व्यूज डेली और ग्लोबल टीवी के साथ। वहां पर आपको एक टैब मिलेगा gloadvisor.com पे, जहां पर आप ग्लोबल टीवी के सारे एपिसोड्स वहां पर आप देख सकते हैं। अगली बार जब आपसे मुलाकात होगी, फिर किसी 3 समसामयिक मुद्दों पर चर्चा होगी और आपसे उस पर अनुरोध है कि अपनी राय दें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिखें और बताएं किस तरह की खबरें आप सुनना पसंद करते हैं। कोशिश ये होती है, जैसा ग्लोबल टीवी का कॉन्सेप्ट है, वैश्विक समाचार आपके सामने रखने का, और इस ध्येय में मैं कितना सफल होता हूं ये आप ही बताएंगे। तब तक, जब तक हम आपसे अगली बार मिलें, दीजिए विदा। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। मोबाइल कनेक्शन के बारे में जानकारी देना है। इसके अलावा ये यूजर्स को गलत सिम पर एक्शन लेने की परमिशन भी देता है। DoD की गाइडलाइंस के मुताबिक 9 मोबाइल कनेक्शन तक को एक सब्सक्राइबर को रजिस्टर करने की परमिशन देता है। लिमिट के बाद उसी नाम पर दिया गया नया कनेक्शन बल्क कनेक्शन के अंदर आता है और इसका मतलब एक ही कमर्शियल पर्पस के लिए दिया गया है ये कनेक्शन। और इस वजह से आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपके नाम पर कितने सिम रजिस्टर है। और इसके लिए आपको टेलीकॉम पोर्टल, जिसमें टेलीकॉम
जी, चलिए